मुमकिन था कि लाहौर पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा होता। बात 1947 की है। भारत के बंटवारे के वक्त दो बाउंड्री कमीशंस बनाए गए, पंजाब के लिए, बंगाल के लिए। इनके अध्यक्ष थे सिरिल रैटक्लिफ। रैटक्लिफ ने बाद में बताया कि एक बार उन्होंने लाहौर भारत को देने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन फिर बात अटक गई। हुआ ये कि पंजाब बाउंड्री कमीशन के एक मेंबर हुआ करते थे मेहरचंद महाजन। पंजाब हाई कोर्ट के जज थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हुए। बंटवारे से चंद दिन पहले जस्टिस महाजन को पता चला कि पंजाब का एक महत्वपूर्ण इलाका पाकिस्तान के हिस्से में दिया जा रहा है। जस्टिस महाजन अड़ गए। तब दो ऑप्शंस रखे गए, गुरदासपुर या लाहौर, कोई एक पिक करो। जस्टिस महाजन ने गुरदासपुर को चुना। लाहौर बड़ा शहर था, लेकिन जस्टिस महाजन ने गुरदासपुर को चुना। क्यों? इस सवाल का जवाब चंद महीने बाद ही मिल गया, जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर पर हमला किया। तब कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता गुरदासपुर से होकर ही जाता था। इसी रास्ते से फौज गई और श्रीनगर को बचाया जा सका। एयर डिप्लॉय भी किया था, लेकिन मेन थ्रस्ट जो नंबर्स थे वो तो रास्ते से ही गए, रोड से। एक और दिलचस्प बात सुनिए कि जिन दिनों कश्मीर और बाकी इंडिया के बीच सिर्फ एक कच्ची रोड हुआ करती थी, पाकिस्तान के सियालकोट से जम्मू तक पूरी ट्रेन चलती थी। आज़ादी के बाद 18 सितंबर 1947 तक इस रूट पर ट्रेन चलती रही, जबकि बाकी भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ने में 25 साल का वक्त और लग गया। और श्रीनगर को, जम्मू तो जुड़ गया था, श्रीनगर को जोड़ने के लिए इससे आगे 50 साल का इंतज़ार और करना पड़ा। ये इंतज़ार अब पूरा हो रहा है। कटरा से लेकर रियासी तक के रेलवे लाइन का अब उद्घाटन होने जा रहा है और इसी के साथ कश्मीर भारत के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा। लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कश्मीर से शुरू नहीं हुई थी। कहा जाता है कि दुनिया के ज़्यादातर बड़े आविष्कार जैसे सैटेलाइट हो, माइक्रोवेव, पेनिसिलिन, जेट इंजन, इन सब का आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ। कश्मीर तक रेल को आविष्कार तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इतने टफ टेरेन में रेल बिछाने का ये अपनी तरह का अनूठा प्रोजेक्ट है और इसकी नींव भी युद्धों के कारण पड़ी। कश्मीर तक कैसे पहुंची रेल, सुनाएंगे एक कहानी इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव। ट्रेन का लेट होना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कश्मीर तक ट्रेन 2025 में पहुंची, जबकि इसने चलना तो शुरू कर दिया था 1853 में। अंग्रेज पूरे देश में रेल का जाल बिछा रहे थे। शुरुआत बंबई से हुई। ब्रिटिश इंडिया के अलावा रियासतों में रेल बिछ रही थी, मसलन बड़ौदा, ग्वालियर, ये तमाम राजघराने रेलवे से जुड़ रहे थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर के महाराजा रणबीर सिंह ने 1880 के करीब ब्रिटिश गवर्नर जनरल को एक प्रस्ताव भेजा। जम्मू को सियालकोट से जोड़ने के लिए एक रेल लाइन बननी थी। रणबीर सिंह के बाद उनके बेटे महाराजा प्रताप सिंह ने इस सपने को आगे बढ़ाया। खजाने से 10 लाख रुपए खर्च किए। समझौता ये हुआ कि लाइन चलाएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और महाराज को मिलेगा 1% ब्याज। बाकी जो कमाई होगी वो 5 साल तक आधी आधी बांटी जाएगी। इस रेल लाइन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा और है। दरअसल सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन 2 राज्यों में बटी थी, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। पंजाब के हिस्से में 60 पाउंड की पुरानी लोहे की पटरियां बिछाई गईं, जबकि जम्मू कश्मीर के हिस्से में 75 पाउंड की नई स्टील की पटरियां बिछाई गई। क्यों? क्योंकि महाराज चाहते थे कि उनकी रियासत में बेहतरीन रेल सेवा हो। बहरहाल महाराज की इस कवायद के चलते जम्मू के विक्रम चौक से सियालकोट तक 43 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनी, जिसका काम 1890 में पूरा हुआ। और जैसा शुरुआत में बताया, आज़ादी के बाद तक इस लाइन पर ट्रेनें चला करती थीं, जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को डायरेक्टली कनेक्ट करती थीं। अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों के भेष में फौज भेजी और अपने यहाँ से होने वाला ट्रांसपोर्ट भी रोक दिया। लिहाजा जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन भी बंद हुई। 1947 से 1949 तक कश्मीर को बचाने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जंग लड़ी। बात यूएन गई। यूएन में ही उठापटक के बाद जंग तो रुकी, लेकिन भारत के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जो कश्मीर मुद्दे से सीधा जुड़ा हुआ था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। लेकिन हमें समझते हैं कि सिर्फ नक्शे से या ज़मीन से देश नहीं बनता है। शरीर के अंगों को खून पहुंचाने के लिए धमनियाँ चाहिए होती हैं, तभी वो अंग जीवित रहता है। देशों के मामले में धमनियाँ होती हैं रेल लाइन।
जहाज़ कितने ही आप उड़ा लें, लेकिन बड़े पैमाने पर लंबी दूरी तक लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए आज भी रेल नेटवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसी सोच के चलते सीज़फायर के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ने की मुहिम शुरू हुई। जालंधर तक ट्रेन तो जाती थी, यहाँ से मुकेरियाँ तक रेल ट्रैक बनाया गया। फिर इस लाइन को पठानकोट तक बढ़ाया गया। 44 किलोमीटर की ये लाइन 7 अप्रैल 1952 को शुरू हो गई। धीरे धीरे रेल आगे बढ़ी, पठानकोट से माधोपुर और फिर 1966 में कठुआ तक। कठुआ पहुंचते ही आप जम्मू कश्मीर में टेक्निकली घुस जाते हैं, लेकिन यह महज सिंबॉलिक कनेक्शन था। असली चुनौती आगे जम्मू तक पहुंचने की थी। कठुआ से जम्मू तक रेल लाइन की नींव 1969 में डाली गई। 1965 के युद्ध के बाद क्योंकि इंडिया समझ चुका था कि जम्मू तक रेल लाइन होना बहुत ज़रूरी है ताकि सैनिकों को जल्दी वहां डिप्लॉय किया जा सके और जो आम लोग हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुंचे। इस प्रोजेक्ट का महत्व आप ऐसे समझिए कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, 2 मोर्चों पे लड़ते थे हम, तब भी इस रेलवे लाइन के काम को रोका नहीं गया। महज 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा किया गया। इस लाइन पर पहली मालगाड़ी 2 अक्टूबर 1972 को चली और इसके बाद 2 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली से जम्मू तक एक पैसेंजर ट्रेन चली। उस दौर में इसका महत्व इतना था कि दुल्हन जैसे ट्रेन को सजाया गया और 2 केंद्रीय मंत्री बैठकर उसमें जम्मू पहुंचे। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को तब श्रीनगर एक्सप्रेस कहा जाता था, जिसे अब आप झेलम एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। बढ़िया रिच हिस्ट्री है। 1972 में जम्मू तक रेल लाइन पहुंची, तब 25 साल के इंतजार के बाद जम्मू रेल मैप पर लौटा था। धीरे धीरे जम्मू तक और ट्रेनें शुरू हुई झेलम के बाद। कश्मीर ट्रेन, जिसको आप अब जम्मू मेल कहते हैं, सियालदा एक्सप्रेस शुरू हुई, जम्मू पठानकोट पैसेंजर शुरू हुई और 24 दिसंबर 1976 को बॉम्बे जम्मू तवी सुपर फास्ट भी आई। जम्मू तक ट्रेन पहुंचने के बाद टेक्निकली जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में रेलवे कनेक्शन बन गया था, लेकिन जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग दुनिया हैं। पॉलिटिक्स से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम मसलों में कश्मीर अलग मायने रखता है और इसीलिए असली कनेक्शन तो तभी माना जाता जब नई दिल्ली जुड़ जाती श्रीनगर से, ट्रेन चलती, लेकिन ये काम बड़ा टेढ़ा था। शुरुआत में हमने बताया कि कैसे भारत और बाकी कश्मीर को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे NH-44 उधमपुर से जाता था, यानी उधमपुर कश्मीर का गेटवे था और यही भूमिका इसने रेलवे के लिए भी निभाई। 1983 में इंदिरा गांधी ने जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की आधारशिला रखी। सिर्फ 53 किलोमीटर की इस लाइन को बनाने का अनुमानित खर्च 50 करोड़ रुपए था तब, और समय सीमा थी 5 साल, लेकिन बनाने में लगे 21 साल और खर्च हुए 515 करोड़। इस छोटी सी रेल लाइन को बनाने में इतना वक्त क्यों लगा? इस एक सवाल के जवाब से आप कटरा श्रीनगर रेल लाइन का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उसका महत्व समझ जाएंगे। सिर्फ जम्मू उधमपुर लाइन बनाने के लिए 20 टनल्स बनानी पड़ी, 158 पुल बनाए गए जिन्हें शिवालिक की पहाड़ियों को काट कर बनाया गया, और कश्मीर तक रेल पहुंचाना तो और बड़ी चुनौती थी, लिहाजा इसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट बनाया गया। जम्मू उधमपुर लाइन का मसौदा जब तय हुआ था तब ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट था, लेकिन 1994 में इसे एक बड़े प्रोजेक्ट का सेक्शन बना दिया गया। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने ऐलान किया कि अब रेलवे लाइन उधमपुर से आगे श्रीनगर और फिर बारामूला तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL। यही वो प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा आप लगातार सुन रहे हैं, जिसके तहत कटरा से श्रीनगर तक रेलवे लाइन बनी है, बारामूला तक आगे जाती है। USBRL प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, LOC के पास उरी कुपवाड़ा तक भी रेलवे लाइन बिछाई जानी है। USBRL प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था इसका बजट 2500 करोड़ था, लेकिन 2025 आते आते जब ये बनी तब इस पर 42,930 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट 4 हिस्सों में बटा है। लेग 0 जम्मू से उधमपुर 53 किलोमीटर 2005 में पूरा हो गया। लेग 1 उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर 2014 में पूरा हुआ। लेग 2 कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर, बहुत चैलेंजिंग, 2024 में दिसंबर में जाके पूरा हुआ। इसी को अब राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। लेग 3 बनिहाल से बारामूला 135 किलोमीटर 2013 में पूरा हो गया था। लेग 2 कटरा से बनिहाल जो था इस प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था, इस कारण इसे पूरा होने में 2024 तक का समय लग गया। 1994 में जब प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी तब जम्मू उधमपुर लाइन का काम चल रहा था। उस लाइन की दिक्कतों को देखकर तब मान लिया गया था कि कश्मीर में रेल 2 हिस्सों में बांटनी पड़ेगी, एक कश्मीर के अंदर बनिहाल से बारामूला और एक जम्मू से उधमपुर।
कहने का मतलब ये मान लिया गया था एक तरह से कि कश्मीर के अंदर ट्रेन तो चलेगी लेकिन उसे बाकी हिंदुस्तान से कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। भारत की इस सोच में परिवर्तन आया एक और युद्ध के बाद। कारगिल में धोखा खाए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में यूएसबीआरएल को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया, यानी पूरा खर्च सेंटर करेगा और मॉनिटरिंग भी होगी। वाजपेयी की पहल के बाद जोर शोर से काम शुरू हुआ और लेग 1 और 3 का काम लगभग एक दशक के अंदर पूरा कर लिया गया। लेग 2 में इतना टाइम क्यों लग गया, जो कटरा से आगे बनिहाल जाता है? क्या क्या चुनौतियां आई और फीचर्स क्या हैं, ये जानने के लिए हर चरण को पॉइंट वाइज आप जानिए। पहले हम बात करेंगे उधमपुर कटरा सेक्शन की। छोटा सा हिस्सा था लेकिन माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ा खास। पहली डेडलाइन 2005 की थी लेकिन काम अधूरा रहा। 2 और डेडलाइंस मिस हुई 2009 में। 2009 में सुरंग का हिस्सा धंस गया। 2 साल तक काम बंद रहा। इंजीनियर्स के सामने कई चुनौतियां थी। 7 बड़ी सुरंगें जिनमें सबसे लंबी 3 किलोमीटर 150 मीटर की थी। 30 बड़े पुल थे जिनमें सबसे ऊंचा 85 मीटर का था। हर पुल पर विशेष एंटी सीज्मिक तकनीक लगानी पड़ी ताकि भूकंप से स्ट्रक्चर मुकाबला कर सके। हवा के झोंकों से बचाने के लिए एक खास डिज़ाइन भी बनाया गया। पहाड़ी टेरेन पर खतरे और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए इस लाइन को विशेष तकनीकों से बनाया गया। मसलन हर 100 मीटर पर सेंसर है, ऑटोमेटिक वेदर अलार्म्स हैं। इसके बाद आते हैं कटरा से बनिहाल सेक्शन पर 111 किलोमीटर का यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसका काम पूरा होना इंजीनियरिंग के एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर 340 मीटर है ना, यानी 97 किलोमीटर सिर्फ सुरंगों में है। 35 बड़ी सुरंगें हैं, 27 मुख्य टनल्स हैं, 8 इसमें एस्केप टनल्स भी बनाई गई हैं। 3 किलोमीटर से ऊपर की जब टनल बनती है तो साथ में एक एस्केप टनल भी बनानी पड़ती है ताकि टनल के अंदर अनहोनी हो जाए तो लोग उस एस्केप टनल से बाहर आ सकें, जो एजेंसीज हैं रेस्क्यू के लिए पहुंच सकें। 27 बड़े पुल हैं, 10 छोटे पुल हैं। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है इसी सेक्शन में। और सबसे बड़ी चुनौती T33, ये सुरंग पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो भी इसी सेक्शन में है। लेग 2 को पूरा करते हुए भारतीय रेल ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। इनमें पहला तो चिनाब पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल ही है, जिसकी खूब चर्चा होती रहती है। 359 मीटर ऊंचा है, आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस पुल की लंबाई 1 किलोमीटर 300 मीटर है, 1.3 किलोमीटर, और इसमें 24,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में भी स्थिर रह सकता है, ब्लास्ट प्रूफ है। बनाने में सेल्फ एंकरिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, यानी भूकंप आने पर भी पुल खुद को संभाल सकता है। हिंदुस्तान का पहला केबल स्टेड पुल भी यूएसबीआरएल के लिए बनाया गया है। कटरा से जब आप श्रीनगर की ओर बढ़ेंगे तो लगातार 4 सुरंगें पड़ेंगी और फिर आप अचानक आसमान में तैरने लगेंगे। ये अंजी खट पुल है। अगल बगल से जो मोटी केबल्स गुजरेंगे उसी से आपको भरोसा होगा कि हवा के बीच जमीन का कोई हिस्सा है जो आपको थामे हुए। इस गहरी खाई पर पहले चिनाब पुल की तरह आर्च ब्रिज बनाने की योजना थी। आर्च ब्रिज ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहां बीच में सपोर्ट देने का स्कोप ना हो, बीच में पिलर नहीं आ सकता। लेकिन आर्च ब्रिज को भी कम से कम 2 जगहों पर सपोर्ट चाहिए, इधर और उधर। लेकिन अंजी खड्ड में सिर्फ एक ही चोर पर कोई पिलर खड़ा करने की गुंजाइश थी। दूसरी तरफ लगभग खड़ी ढलान थी और इस तीखे एंगल पर कुछ बनाना संभव नहीं लग रहा था, और जो ढलान की मिट्टी थी भुरभुरी थी। इंजीनियर समझ गए कि इस जगह पर सिर्फ एक वो पिलर खड़ा कर पाएंगे, एक पायलॉन, और इसी को पूरे पुल का भार उठाना पड़ेगा। ऐसे एक केबल स्टेड पुल की कल्पना ने जन्म लिया। एक पुल जिसका सिर्फ एक खंभा होगा जिससे झूलती केबल पूरे पुल को संभालेंगी। 193 मीटर ऊंचे इस खंभे पर 96 केबल्स खींची गई हैं, जो खाई से 331 मीटर ऊंचे पुल को, जो मुख्य हिस्सा है, उसको संभाल के रखती हैं। ऊंचाई में चिनाब पुल से सिर्फ 28 मीटर छोटा है। अब हमने सिर्फ 28 मीटर बोला, लेकिन अपने इर्द गिर्द कोई 7 फ्लोर की बिल्डिंग आप ढूंढिए, उसकी छत के ऊपर जाइए, उससे नीचे देखिए, जो ऊंचाई नजर आपको आ रही है वो 28 मीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग T49 भी इसी सेक्शन का हिस्सा है। सुंबर से खड़ी के बीच पड़ती है सुरंग और इसकी लंबाई है 13.25 किलोमीटर। सुरंग में हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट्स हैं। इसमें खास वेंटिलेशन सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं, CCTV है, बाकायदा ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया जाता है। T49 ने 11.25 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल टनल का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो यूएसबीआरएल पर ही बनिहाल से काजीकुंड के बीच पड़ती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न चिनाब पुल, न अंजी खड्ड पुल और ना ही T49 इस प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा थे।
इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर्स की नींद अगर किसी ने हराम की थी तो वो थी महज 3.25 किलोमीटर लंबी T33, जिसे पहले T1 कहा जाता था, सुरंग है। ये सुरंग बनाना क्यों मुश्किल था, ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि बनी किस जगह। अब इतना आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ ज़मीन का हिस्सा एशिया की ज़मीन से टकराया तो हिमालय उठ के खड़ा हुआ। आज भी भारतीय प्रायद्वीप जो इंडियन पेनिनसुला है वो एशिया भूखंड पर जोर लगाता है। हिमालय और ऊंचे हो रहे हैं और जहां इन दोनों भूखंडों की इन प्लेट्स की टक्कर होती है वहां ज़मीन में सिलवट पड़ती है। घर्षण से जो चट्टानें हैं वहां बारीक पिसने लगती हैं। ऐसी ही एक सिलवट अफगानिस्तान से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर तक है, जिसे कहा जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट या MBT। इस MBT को पार किए बिना रेलवे लाइन जम्मू से श्रीनगर नहीं जा सकती थी। रेलवे ने तय किया कि वो MBT को कटरा के ठीक बाद पार करेंगे, जहां त्रिकूट पर्वत है जिसके ऊपर वैष्णो देवी का दरबार है। रेलवे को अंदाजा था कि काम मुश्किल होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं मालूम था। पहले परंपरागत तकनीक से ड्रिल ब्लास्ट से डी शेप टनल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन थोड़ी ही खुदाई के बाद मालूम चला कि पहाड़ कमज़ोर है, टनल अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तकनीक चेंज की गई, NATM न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया और एक हेलिकल शेप अंडाकार सुरंग पर काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे सुरंग 470 मीटर लंबे MBT पर पहुंची, इस तरीके ने भी काम करना बंद कर दिया गया। वो होल्ड ही नहीं कर रहा था। करोड़ों वर्षों के घर्षण ने चट्टानों को बारीक चूरे में बदल दिया था। ऊपर से पानी की आवक इतनी थी कि सुरंग में नदी बहती थी। इंजीनियर्स ने पाया कि उनके सामने एक ऐसी संरचना है जो दिखने में ठोस लगती है, मट्टी दिख रही है, लेकिन वो पानी की तरह है। जितनी मिट्टी हटाते थे, जितना पानी पंप करते थे, उतना पानी आता था, उतनी मिट्टी गिरती थी। इसके चलते कई बार सुरंग का काम ठप हुआ। दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया और अंत में रास्ता निकला कि आगे ठोस चट्टान है नहीं तो ठोस चट्टान बनाते हैं। भुरभुरी मिट्टी में पाइप्स लगाकर केमिकल्स डाले गए। ये केमिकल भुरभुरी मिट्टी और पानी को जमाकर ठोस कर देते और फिर इस ठोस जगह को धीरे धीरे ड्रिल किया जाता, एक सुरंग खोदी जाती। चिनाब पुल बन गया, अंजी पुल बन गया। उसके भी बाद कहीं जाकर के दिसंबर 2024 में ये सुरंग पूरी तरह से तैयार हुई। इस सुरंग में खास सेंसर लगाए गए हैं जो MBT की हरकत को मापते रहते हैं ताकि अनहोनी से पहले ही रेल परिचालन को रोका जा सके। अब बनिहाल बारामूला सेक्शन पे आइए। USBRL के तीसरे लेग में हम कश्मीर में दाखिल हो जा रहे हैं। इसे बनाने में भी चैलेंजेस बहुत थे। यहाँ पीर पंजाल की रेंजेस हैं जिनके बीच 11.25 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। एक वक्त हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग थी। इस लेग पर 2008 में ट्रेन चलना शुरू हुई थी, जिसके चलते बनिहाल से बारामूला का सफ़र 4 से 5 घंटे से घटकर 2 घंटे का हो गया है। पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे तमाम फ़ायदे हुए हैं। जम्मू से श्रीनगर का सफ़र अब 8 से 10 घंटे की जगह 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। USBRL के जो ट्रैक्स होंगे, स्पेशली जो कटरा से आगे जाएंगी ट्रेन्स, वो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। मसलन इस रूट पर चलने वाली ट्रेन्स पूरी तरह से एयर कंडीशंस होंगी, हीटेड कोचेस होंगे, ऑटोमेटिक वेदर मॉनिटरिंग होगी और बर्फ़ के मौसम में स्नो कटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि USBRL प्रोजेक्ट को लेकर सब खुशी हैं। जम्मू के लोगों में इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ अलग तरह की चिंताएं हैं। ऐसे समझिए कि पहले कश्मीर जाने वाले सभी लोगों को जम्मू आना पड़ता था। दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, जयपुर से बसें आती थी, ट्रेन भी थी, लेकिन USBRL के बाद लोग सीधे कटरा और फिर वहाँ से श्रीनगर जाएंगे। आने वाले समय में ये भी होगा कि दिल्ली से देश के बाकी हिस्सों से सीधे श्रीनगर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन आ जाएगी। सुरक्षा इंतजामों के चलते अभी ऐसा नहीं हो रहा है। पहले कटरा जाएंगे, ट्रांसशिप करेंगे, फिर कश्मीर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, लेकिन जम्मू का नुकसान तो फिर भी हो सकता है। इससे पहले 2014 में जब कटरा तक रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था, तब भी जम्मू को नुकसान हुआ, क्योंकि वैष्णो देवी जाने वाले यात्री अब जम्मू में नहीं रुकते, कटरा रुकते हैं। जम्मू के साथ एक बड़ी दिक्कत 2021 के बाद भी शुरू हुई है। डोगरा शासकों के समय से जम्मू कश्मीर में एक परंपरा चलती थी, दरबार मूव। जाड़ों में पूरी सरकारी मशीनरी, लगभग 10,000 लोग श्रीनगर से जम्मू आते थे, लेकिन 2021 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रथा को ख़त्म किया। इससे जम्मू के बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ। आने वाले समय में सरकार दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बना रही है। 669 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जम्मू शहर को बाईपास करेगा और लोगों को डर है कि जम्मू को और अधिक अलग थलग हो जाना पड़ेगा। इसी के चलते USBRL प्रोजेक्ट को लेकर के लोगों की मांग है कि जम्मू को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए या व्यापारियों को मुआवजा दिया जाए। अब सरकार का क्या प्लान है वो जम्मू को लेकर बताएगी, लेकिन फिलहाल USBRL को आगे और बढ़ाने का प्लान है।
बारामूला से कुपवाड़ा तक लाइन बनाने का प्लान है। 39 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 9 स्टेशन होंगे, जिससे एलओसी के पास के इलाके भी जुड़ जाएंगे। फिर एक प्लान है बारामूला से उरी का एक्सटेंशन, 50 किलोमीटर का रूट होगा। इसके अलावा अवंतीपोरा शोपिया लाइन बननी है, जिसके बाद साउथ कश्मीर में भी रेल नेटवर्क आ जाएगा। सरकार हिमाचल के रास्ते लेह तक भी रेलवे लाइन बिछाना चाहती है। इन तमाम रेलवे लाइंस के अलावा सरकार कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने जा रही है, मसलन कोल्ड स्टोरेजेस हैं, वेयर हाउसेस हैं, फूड प्रोसेसिंग है, लॉजिस्टिक हब। ये सारी बातें भविष्य की योजना है, लेकिन फिलहाल कश्मीर को भारत से जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। यूएसबीआरएल के रूप में सिर्फ एक रेलवे लाइन ही नहीं पूरी हुई है, भारतीय रेल का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी इस प्रोजेक्ट की बड़ी भूमिका है। अंग्रेज़ों ने भारत में ज़्यादातर हिस्सों में रेलवे लाइन बिछाई, फैक्ट है, लेकिन वो भी पहाड़ी इलाकों में पहलकदमी से कतराए। इसके कुछ अपवाद मिल जाएंगे, जैसे कालका शिमला रेलवे लाइन है उनकी बनाई, माथेरान हिल रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है। लेकिन जैसे हमने कहा, ये अपवाद हैं, नैरो गेज प्रोजेक्ट्स हैं। पूर्वोत्तर में भी जो उन्होंने काम किया था मीटर गेज पे था। अंग्रेज़ और फिर उनके बाद जब इंडियन रेलवेज़ के हाथ में काम आया, तभी भी ज़्यादातर मैदानी इलाकों पर फोकस रहा। हम लंबी सुरंगें या लंबी पुलों को बनाने से बचते रहे, और आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां नदी के सबसे छोटे पार्ट पर पुल बनाने के लिए लाइंस को घुमाया जाता था कि शॉर्टेस्ट क्रॉसिंग मिलनी चाहिए। सुरंगों को अवॉइड करने के लिए पहाड़ के इर्द गिर्द लाइन डाली जाती थी, एक ज़माना था। लेकिन कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे को कॉन्फिडेंस दिया कि मुश्किल पहाड़ी इलाके में भी एक प्रॉपर ब्रॉडगेज नेटवर्क बिठाया जा सकता है, जिसकी कैपेसिटी होगी। लंबी टनल्स हम बना सकते हैं, ऊंचे पुल बना सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस यूएसबीआरएल को बनाने में काम आया है, और अब भारत इस अनुभव का इस्तेमाल पूर्वोत्तर और उत्तराखंड हिमाचल में कर रहा है। बात ठीक है कि यूएसबीआरएल की लागत और उसकी कैपेसिटी, सेफ्टी को लेकर कुछ जायज़ सवाल हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के टैंजिबल इंटैंजिबल फ़ायदे बहुत हैं, सामरिक महत्व के मामले में भी और लोगों की ज़िंदगियां आसान करने के मामले में भी। अब सरकार को चाहिए कि वो इस पर काम करे कि यूएसबीआरएल की कैपेसिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए, ताकि वो उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए उसे बनाया गया था, उसका सपना देखा गया था। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। इस जानकारी को आपके लिए लेकर आए थे कमल, कुछ मदद उनकी हमने भी की थी, और इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।